नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो जेसीईआरटी या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका पीडीएफ, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स पीडीएफ देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट ये नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1-2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध? ठीक है, ये प्रश्न जो है आपका यूपी टेट में 2 बार पूछा गया है और सीजी टेट में 1 बार पूछा गया है, उत्तराखंड टेट में 1 बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका कहाँ से निकल कर आ रहा है तो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 9 का एक्सरसाइज 1 में जाकर के आप टेक्स्ट बुक को देख सकते हैं। ठीक है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में भारत स्थित होता है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अंडमान और निकोबार समूह कहाँ स्थित है? ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका यूपी टेट में 1 बार, सीजी टेट में 2 बार, पंजाब टेट में 1 बार यहाँ पर प्रश्न आपका पूछ दिया गया है। ठीक है, अब देखिए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 2 प्रश्न पूछता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। ठीक है, दोनों को याद रख लीजिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। दोनों प्रश्न आपको निकल के हर शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं और यहीं पर गलत होता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर नोट्स है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। अभी आपको बताए थे प्रश्न ये भी आया हुआ है, ये भी प्रश्न 10-11 बार से कम नहीं आया है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्लियर हो गया। अब देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, 1001 बार ही प्रश्न पूछा गया है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो
इंदिरा पॉइंट में। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु नाम है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, सन 2004 ईस्वी में आई सुनामी लहरों के कारण यह समुद्र में डूब गया है, ठीक है। तो जो इंदिरा पॉइंट था वो 2004 में जो सुनामी आई थी उसकी लहरों के कारण यह जो है समुद्र में डूब गया है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न पूछता है भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 1000 एक बार ये प्रश्न पूछा गया है, हो सके कि आपके जेटेट परीक्षा में आ जाए, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। या नहीं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऐसे भी याद कर सकते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या इसी को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं 32.8 यानी 32 लाख, ठीक है। 32,863 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कभी कभी दिया हुआ रहता है, उसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है? विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। ये किस विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है, यह किसके दृष्टि से पूछा गया है? तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। किसके दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है? तो भारत है, ठीक है, भारत है। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? यह भी प्रश्न 1000 एक बार पूछा गया है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। कितना है भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई? 15,200 किलोमीटर भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है। क्लियर हो गया। अब देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल, वही हम बताए थे, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 7 बड़े देशों का नाम याद रखने का ट्रिक आप याद रख लीजिएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 7 बड़े देश कौन कौन है उसका नाम याद रखने का एक ट्रिक है, उसको आप जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका एक निकल के आ जाता है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं यहाँ पर 2 गो कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश और 7वां सबसे बड़ा देश, ये 2 गो प्रश्न तो आपको मैंने 1000 एक बार आया हुआ है, लेकिन कोई कोई प्रश्न 101 बार भी आया हुआ है, 11 बार भी आया हुआ है, तो उसको भी हमको देखना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रिक है क्या है, रुक अमेरिका, अमेरिका को धराया गया, क्या धराया गया, रुक अमेरिका ना, रुक अमेरिका चीन बल आया भारत, रुक अमेरिका चीन बल आया भारत, ठीक है। तो रूस से रूस और क से कनाडा, अमेरिका, चीन से चीन, बल से ब्राज़ील, आया से यहाँ पर है आपका ऑस्ट्रेलिया और भारत से भारत, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन हो गया? रूस। दूसरा बड़ा देश कौन हो गया? कनाडा। तीसरा बड़ा देश कौन हो गया? अमेरिका। चौथा बड़ा देश कौन हो गया? चीन। पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां में भारत है। तो यही पूछता है ज़्यादा करके, रूस वाला और भारत वाला, लेकिन बीच में आएगा, तो इस ट्रिक को याद रख लीजिएगा, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। क्लियर हो गया। अभी जो हम लोग ट्रिक देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, क्योंकि ट्रिक क्या था, रुक, तो पहला रूस, दूसरा कनाडा, ठीक है। तो कभी कभी दूसरा भी देखिए अब तक पूछ दिया गया है, तो दूसरा वाला में लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि 2 गो तो बार बार आता है, इसलिए 2 गो लोग याद रखते हैं। कौन कौन याद रखते हैं? तो याद रखते हैं आपका सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस को याद रखते हैं, और एक 7वां, क्योंकि भारत का पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश कौन है, तो भारत या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला, छठा, 7वां, ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है, और 7वां बड़ा देश जो है वो आपका जो है भारत है, ठीक है। तो यही 2 प्रश्न पूछता है, लेकिन कभी कभी ये भी पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है, तो यहाँ पर लोग टाइम फीस हो जाता है, लेकिन आपको याद रखना है कि दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वो आपका कनाडा है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? भारत, रूस, चीन या कनाडा? तो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है, आपको बताना है। ये यूपी टेट में 2 बार, एमपी टेट में 1 बार, सीजी टेट में 2 बार, पंजाब टेट में 2 बार, उत्तराखंड टेट में 2 बार, बार बार देख लीजिए पूछ रहा है। तो 7वां बड़ा देश कौन है? भारत है, इसका आंसर भारत होगा। क्लियर हो गया आपका, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन या भारत? ये भी प्रश्न आपका कम नहीं आएगा
ये प्रश्न आपका सीजी टेट में 2 बार, पंजाब टेट में 1 बार, बंगाल टेट में 2 बार, इस तरह से यह प्रश्न की झड़ी लगी हुई है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो आपका आ जाएगा रूस। कौन आ जाएगा? आपका रूस आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए भारत के पड़ोसी देश से भी यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश से अगर प्रश्न पूछा जाए तो उसका नाम याद रख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद भारत के पड़ोसी देश पर जो प्रश्न आएगा उसको आप करते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक है, बचपन MBA किया, तो उसी को ट्रिक बनाने के लिए बचपन में MBA किया, में का कोई अर्थ नहीं है और किया का कोई अर्थ नहीं, सिर्फ अर्थ किसका है? बचपन और MBA। ठीक है, तो ब से है देखिए बांग्लादेश, च से देखिए है चीन, प से है देखिए पाकिस्तान, और यहाँ पर पन से पाकिस्तान, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। ठीक है, A से अफगानिस्तान, यही आपका जो है। ठीक है, इसमें कौन भारत का पड़ोसी देश है? आपको बताना है इसमें कौन भारत का पड़ोसी देश है। बांग्लादेश, बचपन में बांग्लादेश, बचपन में MBA, A से अफगानिस्तान और M से म्यांमार। तो तीनों चीज़ मिल गया यहाँ पर, बांग्लादेश भी मिल गया, म्यांमार मिल गया, अफगानिस्तान। डी राइट आंसर इसका सभी होगा, राइट आंसर इसका सभी होगा। ठीक है, इनमें कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? नहीं वाला बताना कौन नहीं है। चीन, तो बचपन में चीन आता है, बचपन में MBA में A से अफगानिस्तान आता है, और यहाँ पर क्या है? पन से देखिए यहाँ पर पाकिस्तान भी आता है, यानी चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तीनों भारत का पड़ोसी देश है। तो कौन नहीं है पूछा, कौन नहीं है? तो थाईलैंड इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है देखिए आगे, 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप की मध्य दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गया। ठीक है, तो स्वेज नहर कब खुला? तो स्वेज नहर जो है 1869 ईस्वी में स्वेज नहर खुला था। ठीक है, इसके खुलने से क्या हुआ? भारत और यूरोप की जो दूरी थी वो 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। ठीक है, अब देखिए कर्क रेखा से एक प्रश्न पूछता है, उसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कर्क रेखा से एक प्रश्न पूछता है, उसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है उनका नाम याद रखने का ट्रिक है। कैसे याद रखिएगा कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है? ठीक है, इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झारब, मित्र पर गमछा झारब, ये किसका नाम याद हो जाएगा? तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है उसका नाम याद रखने का ट्रिक। ये प्रश्न आपका जेटेट में दोनों बार आया हुआ था। ठीक है, दोनों बार, 2013 में भी 2016 में भी, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। तो मित्र में देखिए मी है, मी से देखिए होगा मिजोरम, और त्रस होगा देखिए त्रिपुरा। ठीक है, पर में पस हो गया पश्चिम बंगाल, और रस हो गया राजस्थान। ठीक है, ग से हो गया गुजरात, ग से हो गया देखिए गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, और झारब, झा से हो गया देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़। ठीक है, और झार से हो गया झारखंड। यही हो गया। तो इस तरह से कितना हो गया? 8 हो गया। भारत के जो पड़ोसी देश हो गए वो कितना हो गया भारत के? ये क्या है? कर्क रेखा, कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है कितना है? तो 8 है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तभी आप देखें कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। सारा का नाम भी बता दिया और किस ट्रिक पर आपको बता दिया। तो बचपन में क्या किया लोग पूछते हैं, तो आप बताइएगा बचपन में MBA किया। इससे क्या ट्रिक याद हो गया? इससे याद हो गया कर्क रेखा किन के राज्यों से गुजरती है। तो बचपन याद रखिएगा और MBA याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न है इनमें से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इनमें से किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? मिजोरम, गुजरात, पश्चिम बंगाल या सभी। ठीक है, तो इनमें से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है ये आपको बताना था। तो पश्चिम बंगाल से गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, और मिजोरम। ठीक है, मिजोरम से भी होकर के गुजरती है, मिजोरम से भी होकर के यहाँ पर है गुजरती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं, इनमें से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है? आपको बताना अब कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, और एक नीचे ऑप्शन है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो बचपन में MBA किया, M से मध्य प्रदेश। ठीक है, और बचपन में MBA किया, यही है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गमछा झारब मित्र पर, कर्क रेखा का प्रश्न था। ठीक है, गमछा झारब मित्र पर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल सबसे होकर गुजरती है।
तो मिजोरम, पश्चिम बंगाल सभी, इसका राइट आंसर सभी। किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है। तो अब देखिए नीचे और कुछ प्रमुख प्रश्न है, उसको भी देख लीजिएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। ये जेटेट का पूछा प्रश्न गया है, जेटेट में आया हुआ प्रश्न है। तो 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। भारत की मानक समय रेखा है, वहाँ दे देगा 82.5 डिग्री, 83.5 डिग्री, 84.5 डिग्री, 85 डिग्री। तो आपको याद रखना है 82.5 डिग्री, ठीक है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना है, 30 डिग्री है ना। अब देखिएगा, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? प्रश्न 1001 बार आया हुआ है, ठीक है। तो भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है वो आपका है गुजरात। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य का नाम क्या है? गुजरात है। क्लियर हो जाइएगा, गुजरात है आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि को क्या कहते हैं? भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि को पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि को पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट है। भारत का पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 60 मिनट है। भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन है? यूपी टेट में 2 बार, एमपी टेट में 2 बार, सीजी टेट में 2 बार, पंजाब टेट में 2 बार, सब जगह 2 बार 3 बार पूछ दिया। भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, कोई नहीं। तो भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य जो है वो आपका गुजरात है। भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भाग, भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो है किसका हिस्सा है? गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, ठीक है। अब रही बात कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं और द्वीप किसे कहते हैं, आपको बता दिए गए हैं। तो तीन तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। और चारों तरफ से जो जल से घिरा हुआ क्षेत्र है उसको द्वीप कहते हैं, ठीक है। ये बात बता दिए। तो ये प्रायद्वीपीय भाग जो है वो किसका हिस्सा है? प्रश्न आया हुआ है। ये प्रश्न 101 बार पूछा गया, 1-2 बार की बात मत पूछेगा कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो है वो किसका हिस्सा है। तो याद रखिएगा, गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है, ठीक है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है। अगला है, गोंडवाना के विशाल क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, भारत तथा दक्षिणी अमेरिका शामिल था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपको पूछ देता है कि गोंडवाना के विशाल क्षेत्र में कौन कौन से देश यहाँ पर थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, भारत है और दक्षिण अमेरिका, 4 गो जो है ये गोंडवाना के विशाल क्षेत्र में लागू था, ठीक है, में शामिल था ना। क्लियर हो गया। अगला देखिएगा, गोंडवाना भूमि विशाल महाद्वीप पैजिया का दक्षिणी भाग है। गोंडवाना भूमि कहाँ का? वो तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, लेकिन गोंडवाना भूमि कहाँ का हिस्सा है? ये जो गोंडवाना भूमि आया वो कहाँ का हिस्सा है? तो ये विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है। विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है। प्रश्न आए हुए नहीं है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से देखा जा सकता है, देख लीजिएगा आप लोग सभी को, ठीक है। चलिए देखिएगा, भारत का प्रायद्वीपीय भाग किसका हिस्सा है? प्रश्न आ गया ना। ऑब्जेक्टिव देखिए, आपको हम थ्योरी भी करवा रहे हैं, साथ में उसके नीचे ऑब्जेक्टिव भी देंगे। अब बताएंगे कि कहाँ से आया हुआ है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग किसका हिस्सा था, ठीक है। प्रश्न कहाँ कहाँ आया सो देख लीजिए। यूपी टेट में 3 बार ही पूछा है, सीजी टेट में 2 बार पूछा है, ठीक है। और यहाँ पर कहिए एमपी टेट में 1 बार ही पूछा है, और यहाँ तक कि जेटेट में भी 1 बार ही पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका जो क्लास 6 to 10 तक का जो जेसीईआरटी होता है, देखिए उसी समय बहुत लोग कह रहे थे कि प्रश्न यहाँ से आया वहाँ से आया, लेकिन जो 6 to 10 तक का जेसीईआरटी पढ़े थे उनका मार्क्स 105, 110, 111 हार्डली रह गया था। 111, 150 में 111 तब हार्डली रह गए थे 2016 में, ठीक है। तो यही का वो हिस्सा था। तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग किसका हिस्सा है? पूर्वी जो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। याद रखिएगा, प्रश्न छप जाएगा आपके भी एग्जाम में ना। इसी तरह तो सारे प्रश्न को देखिए, कम प्रश्न आपको दे करके और ज़्यादा वहाँ से आपको
अंक उठाने का प्रयास हमारा है, और आप भी कीजिएगा तो यह प्रयास जरूर सफल हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को अभी कभी जुड़ जाइए। और SST सामाजिक विज्ञान के लिए तो सबसे टॉप चैनल आपका रहेगा। यहाँ पर पूरा 6 to 10 तक का कंप्लीट करवा दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है, तो आप सभी अभी का भी सामाजिक विज्ञान जिनका भी हो वो तो तुरंत एकदम लपक लीजिएगा, तुरंत जुड़ जाइएगा। ठीक है, और बाकी तो जिनका है वो सभी के लिए क्लास चल रहा है। संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी यानी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है बताइए। प्रश्न 1001 बार पूछ दिया गया है, आपको याद है ना। तो संसार की विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है वो हिमालय है। कौन सी है? हिमालय है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला, भारत के उत्तरी भाग में स्थित हिमालय की श्रृंखला ना, हिमालय की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न पहले भी आपको हम पढ़ा दिए हैं। देखिए कुछ कुछ ऐसा पार्ट है जो क्लास 8 में पढ़िएगा तो उसमें भी उस टॉपिक को मिलेगा, क्लास 9 में भी पढ़िएगा तो उसमें भी कुछ टॉपिक मिल जाते हैं। तो आपको ये परवाह नहीं करना है। ठीक है, जहाँ जो चैप्टर में जो चीज़ आएगा हम उसको देंगे ही देंगे। ठीक है, चाहे वो क्लास 8 में मिले तो भी आपको दे देंगे, 9 में मिले तो भी आपको दे देंगे। मैंने कहीं से छूटने का कोई गुंजाइश नहीं हम इसमें छोड़े हैं JCRT का। ठीक है, और आपका प्रश्न एग्जाम में छूटने का भी गुंजाइश नहीं रहेगा। कब? जब 6 to 10 तक से आएगा तब। अगर उससे बाहर का प्रश्न अगर रिकॉल करता है तो वो तो अलग मैटर हो जाता है। ठीक है, लेकिन 6 to 10 तक में से आपका 60% से किसी भी तरह से आ जाएगा अगर सारे प्रश्नों को आप अच्छा तरह से देख लीजिएगा तब। ठीक है, अगला है, हाँ, तो उत्तरी भाग में स्थित हिमालय को क्या कहते हैं? महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। ये तीनों नाम, आंतरिक भी कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है, महान भी कहा जाता है। क्लियर? अगला देखिएगा, हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट है, और यह नेपाल देश में स्थित है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। देखिए इस नोट्स को आपको बता देते हैं, इस नोट्स को आपको बता देते हैं। ये प्रश्न, ये नोट्स का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आप कोनो एग्जाम में जाइए, यहाँ से 3 प्रश्न बना। हिमालय के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। क्लियर हो गया? हिमालय कोनो सिर्फ भारत में नहीं ना फैला हुआ है, हिमालय भारत में भी है, नेपाल में भी, अन्य देश में भी है। ठीक है, तो उसकी पर्वत शिखर की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट है। याद रखिए, हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब रही बात कि यह कहाँ स्थित है, ये भी प्रश्न 1001 बार पूछ दिया गया कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। ठीक है, तो यह नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। और ये भी पूछा गया कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। ठीक है, अभी देखिए किसी किसी किताब में जो है आप देखेंगे 8,848 तो ऑथेंटिक है जो पहले से चला आ रहा है, लेकिन किसी किसी किताब में बढ़ा के भी देता है। तो अगर 48 से ऊपर जा रहा है तो आप ऊपर वाले को ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे ऊंचाई ज़्यादा किसी पर्वत श्रेणी का नहीं बताया गया, लेकिन अभी कहीं कहीं 8,856 ये चीज़ दिखाता है। तो 48 से ऊपर यानी बढ़ता है इसका कगार पर चल रहा है। ठीक है, जो नया मेजरमेंट किया गया है। लेकिन आप ऑप्शन को देख लीजिएगा कि आपका ऑप्शन एग्जाम में क्या रहता है। तो ये 3 प्रश्न में से एक प्रश्न आपका एग्जाम में छप जाएगा। ये 3 प्रश्न में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में छप जाएगा कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है। याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है, या 8,850, 52 इस तरह से दे सकता है, लेकिन वहाँ पर 8,848 ऑप्शन फिर नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। भारत में अगर बोले तो अगर हिमालय की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है जिनकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। अब देखिए भारत, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है बताइए? माउंट एवरेस्ट है। वो भी भारत की ही ऊंची पर्वत श्रृंखला है, लेकिन ये किस देश में स्थित है? नेपाल में। तो अब हम लोग नेपाल की बात हटाते हैं, अब आते हैं भारत में, अपने देश में, भारत में। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? याद रखिएगा। तो प्रश्न ऐसा भी पूछा गया है कि भारत में हिमालय की सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो वो है आपका, देखिए, कंचनजंगा। याद रखिएगा, कौन है आपका? कंचनजंगा। भारत में जैसे आइएगा तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम होगा कंचनजंगा, और इसकी ऊंचाई होगा 8,598 मीटर। 8,598 मीटर। क्लियर हो गया होगा ना आप सभी को? यहाँ क्लियर हो गया होगा, तो इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ ये आपको एक टेबल बना दिए हैं, आप सभी इस टेबल को देख लीजिएगा। हाँ, भारत में स्थित हिमालय का प्रमुख शिखर, भारत में जो हिमालय का प्रमुख शिखर है उसको याद कर लेंगे। और नेपाल में भी जो हिमालय का प्रमुख शिखर है
उसको भी देख लेंगे और कौन कौन आएगा वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए भारत में स्थित हिमालय का प्रमुख शिखर जो है, पर्वत शिखर इस प्रकार से है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित अगर पर्वत शिखर है हिमालय का तो कौन है, कंचनजंगा, इसलिए इसको 1 नंबर पर रखा गया। कंचनजंगा किस देश में स्थित है, भारत की प्रमुख पर्वत से चोटी भारत में, भारत में इसकी ऊंचाई कितना है, 8,598 मीटर। ये प्रश्न कंचनजंगा वाला 1000 एक बार आया हुआ है, ठीक है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कंचनजंगा को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी है, इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर, यानी कंचनजंगा भारत जो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा पूछता है किस देश में है, तो भारत देश में है। अगर माउंट एवरेस्ट पूछता है तो नेपाल देश में। दोनों प्रश्न एकदम माफन तुल है, मैंने एक दूसरे का एकदम समझिए अपोजिट है, ये नहीं आता ही है। बाकी को भी हम लोग देख लेंगे। नंगा पर्वत भारत में है, नंदा देवी भारत में है, कामेट भारत में है, इसकी ऊंचाई को भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। बाकी सभी को एक नज़र देखेंगे, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। क्लियर? चलिए अब देखिएगा, एक देखिए नामचा बरुआ, ये बहुत बार ये भी आ रहा है। नामचा बरुआ एक नया नाम है, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ये प्रश्न अभी तक 11 बार पूछ दिया गया था। नामचा बरुआ हिमालय की हिमालय की ऊंची चोटी है और ये कहाँ है, भारत में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितना है, तो 7,756 मीटर है, याद रखिएगा इसको ना। चलिए अब देख लेते हैं नेपाल में स्थित हिमालय के प्रमुख शिखर। नेपाल में कौन कौन स्थित है, देखिए भारत में जो हिमालय का पर्वत शिखर है वो नेपाल से क्या है, नेपाल से क्या है, कम है। नेपाल से क्या है, कम है, ठीक है। नेपाल में सबसे ऊंचा जो है पर्वत शिखर आपका नेपाल में ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नेपाल में स्थित हिमालय का प्रमुख पर्वत शिखर में पहला नाम आता है माउंट एवरेस्ट का। पहला नाम किसका आता है, माउंट एवरेस्ट का, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट आपका समझिए नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी, 8,848 मीटर, ठीक है। 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए ये पूरे टॉपिक को अगर अच्छा से आप एकदम अच्छा से एकदम जो है इसको MVVI में लिख लीजिएगा, MVVI में इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मकालू, ये बहुत बार पूछा हुआ नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा मकालू नेपाल में है, पूछ सकता है लेकिन आया नहीं है, ठीक है। धौलागिरी जो है ये नेपाल में है, ये प्रश्न 11 बार अब तक पूछा गया है। धौलागिरी जो है कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,172 मीटर है। ये प्रश्न धौलागिरी वाला आया हुआ था, ठीक है। और एक प्रश्न देखिए यहाँ पर गुरुला मंदता, ये प्रश्न 5 बार पूछा गया अभी तक, देखिएगा शिक्षक पात्रता परीक्षा में तो ये प्रश्न भी आया। गुरुला मानदता ये कहाँ है, नेपाल में है। क्लियर हो गया होगा। तो जो इंपॉर्टेंट थे उसको हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया, आप भी उसको इंपॉर्टेंट मान के ही चलिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। देखिए आपको जब PDF भेजा जाता है तो आप लोग देखिए नोट्स नहीं बनाते, ये जो है ना हलवा नहीं है, इतना आसान मत समझिए कि जेटेट निकल जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम 100% जो भेज दे रहे हैं वही आपको आ जाए, थोड़ा सा देखिए आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो नोट्स में छपल भी रहता है ना, तो लोग कहते हैं सर आपका तो कुछ नहीं भिड़ा। अरे भाई 2 दिन का नोट्स ले करके किसी से पढ़ के भी लोग यहाँ पर अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं, लेकिन उसको भी पढ़िएगा तब ना, जितना हम दिए उसको आप पढ़िए और उसका नोट्स बनाइए, उसका वीडियो सुनिए। अब इतना चीप रेट में आपको घर बैठे सारा चीज़ें हम सुविधा दे रहे हैं, तो आप पढ़िएगा ही नहीं, कहिएगा कि सर आया ही नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ से पासिंग मार्क्स नहीं आएगा, 60% यहाँ से आपको आएगा। इसको आप गांठ बांध के पढ़ लीजिए, और अधिक लाना है तो और अच्छे अच्छे टेक्स्ट बुक आपके पास, इसके अतिरिक्त भी समय दीजिए, ठीक है। 1-2 घंटा पढ़ के कुछ चीज़ को नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर जेटेट बार बार नहीं आता है, इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए। हम बार बार कहेंगे मेहनत कीजिए, लेकिन अब लोगों का कहना है कि सर ऐसे प्रश्न दीजिए जो हमारे सीधे अरे भाई एटम बम थोड़े फोड़ देना है, एटम बम थोड़े फोड़ देना है कि बस गए और उसको भिड़ गया, ठीक है। वैसा भी प्रश्न आपको देंगे, लेकिन आपको JCERT पूरा पहले दिमाग में रखिए, अच्छा मार्क्स लाना है तब, ठीक है। JCERT को छोड़ के नहीं जाइएगा आप लोग एग्जाम में, इसको पकड़ के ही जाइएगा। तो सारा चैप्टर में देखिए बहुत कम प्रश्न आपको रहता है, जो भी PDF देते हैं प्रश्न कम रहते हैं, भिड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा आपकी रहती है, क्योंकि JCERT से बाहर जा नहीं रहा है कोई भी एग्जाम में। अब तो आपको हम विश्वास ही दिला सकते हैं ना, बाकी तो आपको जो बुझाता है आप कीजिए, ठीक है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं, ये प्रश्न पहले हमने कंप्लीट कर दिया आपको 8 में, ठीक है। 7 में भी दिया हुआ था। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक के नाम से जानते हैं। क्लियर। चलिए अगला है, अभी हम ऑब्जेक्टिव भी लेके आ गए हैं, ऑब्जेक्टिव भी लेके आएंगे। पूरा पार्ट को देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न 1 न तो 2 छपेगा आपके एग्जाम में, जेटेट एग्जाम में, भागेगा, कोशिश मत कीजिएगा। अगला है, ब्रह्मपुत्र में स्थित माजुली संसार का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। देखिए प्रश्न कैसे कैसे हैं, यही पूछ देगा
संसार का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है? बोलिएगा कहाँ से प्रश्न है? अरे भाई सब जेसीईआरटी से आया है। माजुली कहाँ है? संसार का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन है? माजुली है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। सिंधु की सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती। क्लियर? ये प्रश्न भी पूछा गया है। क्या पूछा गया था सो आपको बता देते हैं। इसमें कौन सिंधु की सहायक नदी है? देखिए यही प्रश्न आया था, इसमें कौन सिंधु की सहायक नदी है? 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है, वहाँ 4 को ऑप्शन दे देगा। तो याद रखिएगा सिंधु की सहायक नदी कौन है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये जो है सिंधु की सहायक नदी है ना। अगला, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। जो उत्तरी मैदान का जो विशाल भाग है गंगा का, वो जो है जलोढ़ मिट्टी से बना है। अब देखिएगा ये दो प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछता है, आप कभी भी गए होंगे तो पूछा होगा। और देखिए ये कहाँ से निकल रहा है, तो हम तो देखिए आपको बताएं जेसीईआरटी छोड़कर हम बाहर एक भी प्रश्न ला नहीं रहे हैं, चाहे 10 ही प्रश्न क्यों नहीं बने। ठीक है, देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। एकदम 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप इसको अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं कीजिएगा तो आपको पुरानी जलोढ़ याद रहेगा, खादर और बांगर दो को तो दिमाग में रहेगा, क्या कि एग्जाम देने जा रहा है। अब पुरनका के में खादर डाल दीजिएगा और नयका में बांगर डाल दीजिएगा, होगा ना। तो इसी तरह से पुराना में कौन होगा, नया में कौन होगा। तो एक बात से आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्या याद रखिएगा? पुराना चीज को क्या हो जाता है जी? बेकार हो जाता है। पुराना चीज बेकार हो जाता है, हो गया ना। तो पुराना चीज मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब बे से ब याद रखिएगा, ब से अब बांगर, ब से अब बांगर, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। क्यों? तो अभी बताएं, पुराना चीज बेकार, पुराना चीज बेकार हो गया। पुराना मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी और बेकार में ब से बांगर याद रखिएगा, हो जाएगा ना क्लियर। चलिए अब देखिए नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। कैसे याद रखिएगा? तो एकदम बस आप लोग भी इसी को बोलते हैं जो हम बोल रहे हैं। अरे भाई नया नया चीज खाना चाहिए, नया नया चीज खाना चाहिए, यह ना कहते हैं कि जो सीजनली नया नया चीज आई उसको खा लो। तो वह नया नया चीज को खा लो, याद रखिएगा। ठीक है, तो नया चीज खाओ, नया जितना आया उसको खाओ। तो नया जलोढ़ मिट्टी आएगा तो खाओ में खा है ना, तो खादर याद कर लीजिएगा, खादर याद कर लीजिएगा। क्लियर हो गया बेस ना। पुराना चीज बेकार, इसलिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। अरे भाई नया चीज आए तो उसको खा लो, तो खादर, नयका के खादर, पुरनका के बांगर। क्लियर? चलिए कोई बात नहीं, जैसे भी याद कीजिए आप याद कर लीजिएगा, लेकिन हमने एक तरीका आपको बता दिया है। आप हमसे भी अच्छा कर सकते हैं, आप में बहुत कैपेसिटी है, आप हमसे भी अच्छा यहाँ नोट्स बना सकते हैं, आप और भी बनाइएगा। ठीक है, चलिए तो खादर और बांगर दिमाग बना लीजिएगा, खादर और बांगर दिमाग में बना लीजिएगा, दिमाग में एकदम ठोक दीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन छोड़ के जाइएगा। 10 को प्रश्न याद करके जाइएगा लेकिन क्लियर हो के जाइएगा। यही कंफ्यूजन में बहुत लोगों का 4 नंबर कम हो जाता है। तो आप कंफ्यूजन नहीं रखिएगा तो 4 नंबर बढ़ जाएगा। तो वही तो 4 और 6 नंबर बढ़ेगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगला बार भी आप लाए होंगे ना। चलिए कोई बात नहीं, अगला देखिएगा। भारत में चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अरे भाई प्रश्न तो 1001 बार पूछा। भारत में चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ये प्रश्न तो अभी किया। क्या प्रश्न पूछा गया था सो बता दें। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चिल्का झील। और यहो प्रश्न है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? प्रश्न 1001 बार भी पूछा गया है। तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। क्लियर हो गया ना। चलिए मालाबार तट केरल में स्थित है। ये प्रश्न अभी तक लगभग 11 बार देखा गया है कि एग्जाम में आया है। मालाबार तट याद रखिएगा। मालाबार तट कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। दिमाग बना लीजिए, यहाँ से प्रश्न एक आ रहा है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह है और एक के बैरन द्वीप में स्थित है। ठीक है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। एक सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। 11 बार परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। याद है ना,
याद है ना, अभी बताया था हमने। प्रायः क्या बोलते हैं, प्रायः 3 आदमी को नहीं जाना चाहिए, ठीक है, या प्रायः 3 चीज नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो 3 वाला याद रखिएगा, 3 तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को प्राय मतलब प्रायद्वीप कर दीजिएगा। प्राय का मतलब प्रायद्वीप कर दीजिएगा, यानी प्राय 3 आदमी को एक साथ नहीं जाना चाहिए। प्राय 3 आदमी को 3 टिकट महाविकट में कहते हैं कि प्राय 3 आदमी एक साथ कहीं मत निकलो, तो वही 3 आदमी है, तो प्राय 3 को प्रायद्वीप कहेंगे, ठीक है। अगला, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र को द्वीप कहते हैं। यही तो है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है, द्वीप और प्रायद्वीप। प्रश्न ये झारखंड एग्जाम का ही पूछा गया प्रश्न है। द्वीप में क्या होगा, चारों तरफ से, और प्रायद्वीप में क्या होगा, 3 तरफ से, क्योंकि प्राय 3 आदमी को नहीं जाना चाहिए, तो 3 आदमी नहीं तो प्रायद्वीप है। ऐसे भी देखिए कुछ कुछ बातों को आप बना करके जो है बेस को कंप्लीट रख सकते हैं और उसको पकड़ सकते हैं अच्छी तरह से एग्जाम में, ठीक है। अच्छी तरह से जब आप एग्जाम को कवर अप कर लेंगे तो आपको समझिए कि यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से देखिए हम सारा चीज़, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, सारा चीज़ को क्लियर कर दिए। तो सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक है उनके लिए तो यह सबसे बेस्ट है, और जो 1 to 5 के शिक्षक है उनके लिए और बेस्ट है कि उनका जीके 30 में 30 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो सभी को जुड़िए, सभी कुछ जुड़ करके तैयारी करना शुरू कर दिए। अभी भी बहुत समय है, सिर्फ 10 दिन भी आप नोट से देखिएगा तो आपको यहाँ से 10 से 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे। इसलिए यहाँ से जुड़ने का पूरा उम्मीद रखिए। और भिड़ने का प्रश्न, भारत में 2 द्वीप समूह स्थित है, एक लक्षद्वीप है, एक अंडमान है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, कल हमने बताया था बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है, अरब सागर में। क्लियर रखिएगा याद, प्रश्न दोनों पूछा गया है ना। चलिए आगे देखिएगा। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया आपको जो जो आया हुआ है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, ये तो झारखंड टेट में एक बार आ गया है, बिहार टेट में 5 बार आया है, यूपी टेट में 3 बार आया है, सीजी टेट में 1 बार आया है। देखिए सब टेट में पूछा है, तो माउंट एवरेस्ट को छोड़ के आप मत जाइएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा तीनों चीज़, शायद हो सके आपके एग्जाम में आ जाए। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो ये नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे देखिए। कंचनजंगा किस देश में स्थित है, तो देखिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो कौन है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट हिमालय की ऊंची चोटी है, तो कहाँ पड़ता है, नेपाल में। नेपाल में, यानी नेपाल में भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। क्लियर हो गया। लेकिन अब रही बात, यहाँ आ रहा है कंचनजंगा किस देश में स्थित है, तो कंचनजंगा भी जो है हिमालय की ऊंची चोटी है, हिमालय की ऊंची चोटी है, ठीक है। लेकिन यह भारत में, भैया भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में अगर कोई पूछ दे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो वहाँ कंचनजंगा आएगा। और ये पूछ दे नेपाल में सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट नहीं याद आएगा, ठीक है। क्लियर, तो सब चीज़ को आपको क्लियर रहना है। तो कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और यह भारत में स्थित है। क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं। अरे भाई अभी तो बताए थे, पुराना चीज कहाँ हो गया है, फेंक दो यार, बेकार हो गया, बेकार, पुराना बेकार। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बेकार में ब से बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहेंगे। क्लियर हो गया ना। चलिए ठीक है। नया जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानेंगे, नया खाना चाहिए जी, नया खाना चाहिए, नया जो भी सीजनल है खाना चाहिए। तो नयका जलोढ़ मिट्टी के क्या कहें, खाना चाहिए, मैंने खादर, खा से खादर और खा से खाना, तो नयका जलोढ़ मिट्टी के खादर कहते हैं। अब बताइए, ये नयका और पुरनका वाला जो है 1001 बार प्रश्न आ गया, और शिक्षक पात्रता परीक्षा में तो अभी तक आप कहिएगा तो ये सभी राज्यों में आ गया है, सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रश्न यहाँ से निकल के आ गया है। तो आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा, ठीक है। तीन और जल से या समुद्र से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहा जाता है, प्रश्न ये देखिए आपका जेटेट में ही आया था, 2008 में एक एग्जाम लिया गया था जिसको कैंसिल कर दिया गया था, उसमें ही ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो तीन और जल या समुद्र से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो प्राय 3 आदमी को नहीं जाना चाहिए, तो 3 वाला प्रायद्वीप में जाता है। किसमें जाता है, द्वीप में जाता है, प्रायद्वीप में। चारों ओर जल या समुद्र से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, चारों ओर जल या समुद्र से घिरे हुए क्षेत्र क्या कहते हैं, समुद्र, प्रायद्वीप, द्वीप या कोई नहीं। ये आपका बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो चारों ओर जो घिरा हुआ है उसको हम लोग द्वीप कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। और राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए, खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम बताएं। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है,
चिल्का झील, कुराल झील, पीलीभीत झील या कोई नहीं। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील। देखिए अभी आप थ्योरी क्लास देखें ना, उसी का इंपॉर्टेंट थ्योरी में जो आया उसको हमने यहाँ पर एमसीक्यू भी करवा दिया और कहीं कहीं ट्रिक भी आपको दे दिया। सारा चीज़ देखिए सुविधा है इस चैनल पर, आपको जुड़ने की सिर्फ आवश्यकता है और डेली क्लास अगर आप देख लीजिएगा तो आपको तो यहाँ से एग्जाम क्रैक करना 100% गारंटी है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला दिन, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील स्थित है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहाँ पर? तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 2 में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हमने कंप्लीट करवा दिया। आप सभी क्या करेंगे, तो आप सभी कॉपी और पेन लेकर के पहले पीडीएफ से प्रश्न को उतारेंगे और उसके बाद उसका वीडियो भी सुन लेंगे। वीडियो सुनना बहुत जरूरी है, गागर में सागर भरने वाला काम करेगा। आपको बता देते हैं, वीडियो नहीं खाली नोट्स लेकर के आप जाने के चक्कर में हैं तो आपका वहाँ भी नंबर कम होने वाला है। इसलिए नोट्स और वीडियो अभी दोनों चीज़ मिल रहा है 700 रुपये में। आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा।